नमस्कार साथियों, एक बार फिर से इंग्लिश विद नीति सर क्लासेस में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले 6 क्लासेस में बेसिक्स की फंडामेंटल्स की क्लास में हमने अपने आप को अपने बेस को मजबूत बनाने की काफ़ी हद तक कोशिश की। हमने ये छोटे छोटे टर्म्स सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज, क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इन सारी चीज़ों की बातें की। बच्चों, इन सारे टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है। हम इन छोटे छोटे टर्म्स के बिना नहीं पढ़ सकते, नहीं तो हमें आगे चल के चीज़ों को याद रखना होगा। और ये रूल है, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, पता नहीं दुनिया भर की बातें बोलनी पड़ेंगी और इससे हम अपने सिलेबस को और भी ज़्यादा टफ करते जाएंगे। फिर एक समय पे लगेगा कि क्या याद रखें और क्या हम छोड़ दें। बच्चों, जो आज की क्लास है वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन हो, बच्चों कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो स्पेशली टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं ना, जो सी टेट होते हैं, एमपी टेट होते हैं वहाँ, और एमपी लेवल के एग्जामिनेशन में मध्य प्रदेश जो एग्जामिनेशन लेता है वहाँ तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वो डायरेक्ट एक सेंटेंस दे देगा, उसमें अंडरलाइन कर देगा और कहेगा बताओ ये शब्द क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है। बच्चों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये सवाल डायरेक्ट आता है एग्जामिनेशन में, और पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी अच्छे अच्छे धुरंधर भी इन सवालों के सामने घुटने टेक देते हैं। उसका कहीं ना कहीं रीजन होता है हमारे बेसिक्स में कमी होना। मैं नहीं चाहता बच्चे कि हम कहीं भी किसी भी तरीके की स्टेप को स्किप करें। हम बिल्कुल रिदम में चलेंगे। सिलेबस पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों याद रखो, मेथड इफेक्टिव है, असरदार है। कहते हैं ना कि आप 100 सुनार की और एक लोहार की, वही कहानी है। बिल्कुल थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप चीज़ों को उस नज़रिए से देख पाओगे जिस नज़रिए से एक्चुअल में देखने की ज़रूरत है। मेरी बातों से आपको हिंट लग गई होगी कि आज कहीं ना कहीं हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसको आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कहते हैं। बेसिक से शुरुआत ही यहीं से होती है। बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, एक बहुत छोटी सी बात पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि जरा इसका मतलब बताइए क्या होता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि इसका मतलब क्या है। आप कहोगे सर ये तो ए लिखा है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि ए का मतलब क्या है। आप सोच रहे हो बड़ा अजीब सवाल कर रहे हैं, ये तो आज से पहले तो किया नहीं कभी। फिर मैं आपसे पूछूंगा चलो ए नहीं आता तो ये बता दीजिए बी का मतलब क्या है। अच्छा तो आप सी बता दीजिए सी का मतलब क्या है। अच्छा तो आप ये बता दीजिए डी का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो आप। बच्चों, मैं वही पूछ रहा हूं जिस चीज पे हमने कभी गौर ही नहीं किया, कभी उस एंगल से सोचा ही नहीं। आप अगर ये कहोगे अगर मैं ए से शब्द बना दूं एप्पल, तो आप कहने लगोगे कि हाँ सर एप्पल का मतलब तो सेब होता है। मैं आपसे कहूं कि बी से, तो बी से मैं कह दूं बॉल, तो आप कहोगे कि हाँ सर ये तो है। सी से हम कह दें कैट, और डी से हम कह दें तो क्या कहते हैं डॉग। तो क्या इनके मीनिंग है। आप कहोगे हाँ सर इनके तो मीनिंग होते हैं, लेकिन आपसे मैं अगर पूछूं क्या इनके कोई मीनिंग है क्या, तो आप कहोगे सर इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो बच्चों ये चारों क्या हैं। आप कहोगे सर ये तो लेटर है। और ये चारों क्या हैं, तो आप कहोगे सर ये तो वर्ड्स हैं। ये शब्द है, ये लेटर है। लेटर के अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होते हैं, इनके कोई मायने नहीं होते हैं। मायने किनके होते हैं, वर्ड्स के। मायने किनके होते हैं, वर्ड्स के। और आप जानते हैं स्पीच क्या होती है। तो आपने कहा सर स्पीच का मतलब तो आप सेंटेंस से समझ सकते हैं। आप सेंटेंस में क्या लिखते हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य ना। आप कई सारे सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, आप कई सारे सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने से क्या तैयार हो जाएगी आपकी स्पीच। लेकिन बच्चे सेंटेंस क्या अपने आप बन जाएगा क्या। फिर आप कहोगे नहीं सर सेंटेंस में किसकी जरूरत पड़ती है, तो आप कहोगे सर सेंटेंस में जरूरत पड़ती है वर्ड्स की, शब्दों की।
सेंटेंस, एक वाक्य बनाने में किन की आवश्यकता होती है? तो वाक्य बनाने में आवश्यकता होती है वर्ड्स की, शब्दों की। अगर वर्ड्स और शब्दों की होती है तो ये जो शब्द हैं इस सेंटेंस के क्या हो गए? हिस्से हो गए, पार्ट हो गए। जैसे मैंने आपसे कहा यू आर वॉकिंग, यू आर वॉकिंग इन द गार्डन, यू आर वॉकिंग इन द गार्डन। तो क्या एक सेंटेंस है ये? तो आप कहोगे हाँ सर ये तो एक सेंटेंस है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं? तो आप सेंटेंस गार्डन में क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। सर ये नंबर क्यों किया? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चे, इस सेंटेंस में हमने कितने वर्ड्स यूज किए? तो आप कहोगे सर 6 वर्ड्स यूज किए। सेंटेंस कितना है? आप कहोगे सर एक सेंटेंस है। अगर सेंटेंस एक है जिसमें वर्ड कितने यूज हुए हैं? तो 6 शब्दों का यूज हुआ है। तो हर एक शब्द इस सेंटेंस का क्या कहलाएगा? भाग कहलाएगा। और उसी भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक का अपना रोल है, हर एक वर्ड का अपना एक रोल है, और हर एक वर्ड को हम क्या कहेंगे? ये पार्ट है, ये भी सेंटेंस का पार्ट है, ये भी सेंटेंस का पार्ट है, ये भी और ये भी। यानी हर एक शब्द को हम क्या कहेंगे? ये पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। ये पार्ट 6 हो गया, ये पार्ट 5 हो गया, ये हो गया आपके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। ये 1 से लेकर पार्ट 6 तक हो गए। अगर इन सबको आप आपस में क्या कर दोगे? आप अगर इन सबको आपस में ऐड कर दोगे तो बच्चों क्या तैयार हो जाएगा? आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया? हर एक सेंटेंस में यूज किए जाने वाले शब्द, हर एक सेंटेंस में यूज किए जाने वाले शब्द का अपने आप में भी एक अस्तित्व होता है, और उसी अस्तित्व को हमें पहचानना है। क्या बात समझ में आई हमें? हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हर एक सेंटेंस का एक नाम है, एक काम है, और उसी नाम और उसी काम के लिए हम से क्या लिखते हैं? सेंटेंस लिखते हैं। और हर पार्ट को हमें जानना होगा। इन्हीं पार्ट को हमने कहाँ डिस्क्राइब किया है? पार्ट ऑफ स्पीच नाम के टॉपिक में। यानी हर एक वर्ड का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, और उसके काम के हिसाब से, बच्चों मैंने कहा उसको देखने के हिसाब से नहीं, उसके काम के हिसाब से। जैसे ये वॉकिंग, यहाँ पे कुछ और काम कर रहा है, हम इसको सेंटेंस में कहीं और रख देंगे तो कुछ और काम करने लगेगा। हम इसको सेंटेंस में कहीं और रख देंगे तो बच्चे यही शब्द कुछ और काम करने लगेगा। कहने की बात यह है, एक शब्द हमेशा एक ही नाम से नहीं जाना जाता, वो जाना जाता है अपने सेंटेंस में किस पोजीशन पर यूज हो रहा है। कहो समझ में नहीं आया? नहीं, आप तो कह दो समझ में नहीं आया। फिर भी मैं आपको 3 एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है बच्चे? 3 छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आखिर ये पार्ट ऑफ स्पीच का इतना क्या इंपॉर्टेंस है? बच्चे सिलेबस पूरा पढ़ जाते हैं, पूरे अरे बड़े बड़े टॉपिक पढ़ जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे टॉपिक पे मेहनत नहीं कर पाते हैं। फिर वो आके ऐसी जगह फंसते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता फिर बचा ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। नाउन होता है, दूसरा क्या होता है? आप कहोगे सर प्रोनाउन होता है। अच्छा भैया, तीसरा क्या होता है? तो आप कहोगे सर नाउन प्रोनाउन के बाद तीसरा नंबर एडजेक्टिव का होता है। ये इनका कोई फिक्स क्रम नहीं है, आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फिर हमने नाम ले लिया वर्ब का, ठीक है, फिर हमने नाम ले लिया एडवर्ब का, फिर हमने नाम ले लिया प्रीपोजिशन का, फिर हमने देखा कंजक्शन, और फिर हमने देखा
इंटरजेक्शन। तो बच्चे, इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से जितने भी बिलियन है, कोई फिक्स अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन है ना, कितने बिलियन शब्द हैं, उनमें अगर आप किसी भी वर्ड को पकड़ लो तो उन वर्ड का जो नेचर होगा वो इन्हीं 8 में से कोई एक होगा, उन्हीं 8 में से कोई एक होगा। आप समझ रहे हैं? यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, वो इन्हीं 8 में से एक होगा और उन्हीं की हेल्प से हम सेंटेंस तैयार करते हैं जिससे स्पीच बनती है। इसलिए टॉपिक का नाम हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, यानी हमारा जो सेंटेंस है उसके छोटे छोटे हिस्से। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक शब्द, जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी, मैंने एक छोटा सा वर्ड ले लिया प्ले, अगर मैं आपसे प्ले पूछूं, बताओ बच्चों प्ले क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, तो बच्चों सोचो थोड़ी देर के लिए आपका जवाब क्या होगा। सोचिए, जिसने याद किया होगा प्ले, प्ले मतलब खेलना, लास्ट में ना आ रहा है इसका मतलब वो तो काम है, काम है तो ये वर्ब है। तो बच्चों सवाल तो सही है, आप अपनी थोड़ी सोच को बदलिए, थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। हम किसी भी एक सिंगल वर्ड को देखकर कभी नहीं बता सकते कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, वो क्या है ना। हालांकि प्रोनाउन तो फिक्स हो जाते हैं, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, तो ये क्लियर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ ऐसा शब्द लिख के दे दिया तो फिर आप नहीं पहचान पाओगे ये क्या है, फिर आप नहीं पहचान सकते कि ये क्या है। तो जवाब हमेशा ये होना चाहिए कि सर हमें या तो पूरा सेंटेंस पता होना चाहिए। जब तक हमें सेंटेंस पता नहीं होगा तब तक हम उस वर्ड के बारे में पता नहीं कर सकते कि उसका फंक्शन क्या है। जब तक हम उसके फंक्शन के बारे में बता नहीं सकते तब तक हम उसकी स्पीच यानी उसकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नहीं बता सकते कि आखिर ये प्ले नाम का शब्द नाउन है कि ये वर्ब है, ये क्या है, हम नहीं बता सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मैंने आपसे कहा था 3 एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आखिर क्यों है इसमें परेशानी, आखिर इसको समझने में परेशानी क्यों है, जरा देखते हैं 3 छोटे से एग्जाम्पल्स। आई met him last night. I met him last night, but haven't seen him since. एक ये हो गया। दूसरा देखें, I have known her since last year. एक और देखेंगे, I have loved you since I met you. आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी हमने क्या लिखा है, सिंस, यहां पर भी हमने क्या लिखा हुआ है, सिंस, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, सिंस। देखो बच्चों, मैं जानता हूं आपको काफी हद तक नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से थोड़ी देर के लिए सोचें कि तीनों ही वर्ड क्या हैं। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से सोचिए कि आखिर तीनों ही वर्ड क्या है। आपके लिए टाइम देखिए जरा क्या है तीनों ही वर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये तीनों के तीनों वर्ड सेंटेंस में हैं क्या।
ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की। देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई मेट हिम लास्ट नाइट बट हैवंट सीन हिम सिंस। कह रहा है कि मैंने उसको मिला था। मैं हूं, हिम कोई एक पर्सन है, मैं उससे कब मिला था, पिछली रात को मिला था, लेकिन हैवंट सीन हिम सिंस, और मैंने उसको नहीं देखा तब से। अब आप बच्चों देखो, मैंने उसको तब से नहीं देखा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिंस के बाद कुछ आया है क्या? क्या सिंस के बाद कोई टाइम आया है क्या? क्या सिंस के बाद कोई सेंटेंस आया है क्या? क्या सिंस के बाद कोई क्लॉज आया है क्या? क्या सिंस के बाद कोई नाउन आया है क्या? आप कहोगे सर सिंस के बाद तो कुछ भी नहीं आया। अगर सिंस के बाद कुछ नहीं आया तो फिर सिंस किसके लिए लगा है? तो आप ये कहना चाहते हो बच्चे कि आई मैट हिम लास्ट नाइट, मैं उससे कल रात को मिला, लेकिन हैवंट सीन हिम, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा तब से। तो मैंने उसको तब से क्या नहीं किया? तो मैंने उसको तब से देखा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? ये जो सीन नाम की वर्ब है ना, इस वर्ब के लिए लगा है क्या? सिंस। और आप जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो समझ रहे हैं कि वर्ब के लिए लगने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसका मतलब यहां पर सिंस क्या हुआ? यहां पर सिंस हुआ आपका एडवर्ब। अगला देखो, आई हैव नोन हर सिंस लास्ट ईयर। आई हैव नोन हर सिंस लास्ट ईयर। ये कोई मोहतरमा है, कोई लड़की है, नाम नहीं बताया तो हर कह दिया। आई हैव नोन हर यानी मैं उस लड़की को जानता हूं। नो की थर्ड फॉर्म है, मैं उस लड़की को क्या करता हूं? जानता हूं। भैया कब से जानता है? तो लास्ट ईयर से जानता है। और आप जानते हैं लास्ट ईयर क्या हो गया? आपका टाइम हो गया। लास्ट ईयर क्या हो गया? टाइम हो गया। और कहीं ना कहीं ये टाइम क्या है? एक नाउन के फॉर्म में। अब आपको बचपन की बातें याद आ रही होंगी, जब आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखा करते थे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। याद आया? स्कूल में रटी हुई एप्लीकेशन याद आई होगी आपको। तो आपने आज सिंस से क्या जोड़ा है? टाइम जोड़ा है। और बच्चे आप जानते हो कि जब आप सिंस की मदद से क्या ऐड करते हो? टाइम ऐड करते हो, तब ये जो सिंस है ना, ये जो टाइम होता है, ये टाइम कौन सा कहलाता है? पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है ना। हम डिटेल में जाएंगे। और अगर सिंस टाइम को जोड़ रहा है तो सिंस कौन कहलाता है? तो सिंस आपका कहलाता है प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब यहां पर सिंस किसका काम कर रहा है? तो यहां पे आपका सिंस काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का। अगला देखिए, आई हैव लव्ड यू। अब कहोगे सर लव में ईडी कब से लगने लगा? तो भैया लव एक वर्ब होती है, नाउन भी है, वर्ब भी है। अब यही तो डिस्कस करना है कि एक शब्द कैसे कैसे चेंज हो जाता है। तो आई हैव लव्ड यू सिंस आई मेट यू, ये कह रहा है कि जब से मैं तुमसे मिला तब से मैं तुमसे क्या करता हूं? तब से मैं तुमसे प्यार किया है। यानी ये कह रहा है, किसी मोहतरमा ने पूछा होगा, अच्छा ये बताओ कि आप मुझे कब से चाहते हो? अब भले ही झूठ बोलना पड़े, लेकिन उसको यही कहना पड़ेगा, जिस दिन से तुझे देखा है उस दिन से ही मैं तुझे चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस वही लिखा है, आई हैव लव्ड यू सिंस आई मेट यू। जब मैं तुमसे मिला था तब से ही मैं तुमसे क्या कर रहा हूं? ये जो भी है कार्यक्रम चल रहा है इसका। लेकिन बच्चों आप ये सब छोड़िए, आप तो हमारी स्पीच पे आइए। अब आप कह रहे हो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैट क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो आज सिंस किसको जोड़ रहा है? तो आज सिंस ना तो टाइम को जोड़ रहा है, आज सिंस जोड़ रहा है क्लॉज को। पिछली ही क्लास में हमने क्लॉज पढ़ा है। पिछली ही क्लास में हमने फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस पढ़े हैं। आपने नहीं पढ़ा हो तो 5 और 6 बेसिक्स के लेक्चर पढ़ लेना आप। आज सिंस किसको जोड़ रहा है?
क्लॉज को जोड़ रहा है, और जब एक सिंस क्लॉज को जोड़ता है तो वो क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। तो आज सिंस किसका काम करने लगा? तो आज सिंस काम करने लगा कंजक्शन का। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? क्या है बच्चे प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि सर हम देख कर नहीं पहचान सकते कि वो इंसान क्या है। देखो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, मेरा नाम नीतेश है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे सर कहोगे। क्या कहोगे आप मुझे? आप मुझे कहोगे सर। यही नीतेश अपने घर में जाके खड़ा हो जाए तो मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझसे क्या कहेंगे? मेरा बेटा खड़ा है। आज मैं बेटा बन गया, आपके लिए मैं सर बन गया। अगर कहीं मेरा दोस्त खड़ा है, खैर अब दोस्तों की छोड़ो, वो तो पता नहीं कितने नामों से बुलाते हैं, है ना। अभी मैं आपके सामने ऑन स्क्रीन तो बता भी नहीं पाऊंगा कि वो कितने नामों से बुलाते होंगे। और यही मैं कहीं अब मेरी सपोज करो वाइफ है, तो वाइफ मुझे क्या कहेगी? हस्बैंड कहेगी। तो आप समझ रहे हो ना, क्या मैं नीतेश से चेंज हो गया क्या? मैं तो आज भी नीतेश ही हूं, मैं कल भी नीतेश था और मैं आगे भी नीतेश ही रहूंगा, लेकिन अलग अलग जगह पर मेरे अलग अलग नाम हो जाते हैं। सेम उसी तरह से हम किसी भी शब्द को देखकर नहीं बता सकते कि वो क्या है, कि वो आपका एडवर्ब है या वो आपका प्रपोजिशन है या वो आपका कंजक्शन है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपने देखा कि आपका ये सिंस बेचारा एडवर्ब भी बन गया, आपका बेचारा सिंस प्रीपोजिशन भी बन गया, आपका बेचारा सिंस कंजक्शन भी बन गया। एक ही शब्द है और कितने काम करने लगा। वो काम क्यों करने लगा? क्योंकि उसकी पोजीशन सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन की तरह काम कर रही है। तो अब मुझे बच्चों बताओ, क्या पढ़ने की आवश्यकता है? बच्चों पढ़ने की ही आवश्यकता है। आप इसको छोड़ के चले गए तो इतना कुछ चला जाएगा जिसकी हमने कभी उम्मीद की नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स यानी पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना ही इंसान को असली मजबूती देता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिया जाता है। आपके एग्जामिनेशन में ये बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिया जाता है जैसे अभी आपके यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, आपके एमपीपीएससी का एग्जाम है, लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, वहां पर तो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। ये अंडरलाइन कर देगा आपको, अंडरलाइन कर देगा आपको और अंडरलाइन करके पूछेगा अंडरलाइंड वर्ड क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, या बच्चे आपका एडवर्ब है। 90% बच्चे जो बहुत जल्दी में हैं या बहुत जल्दी में सिलेबस पढ़ गए। आप समझ रहे हो ना, बहुत जल्दी में सिलेबस पढ़ गए, इसका मतलब क्या था? वो जल्दी में नहीं थे, उनको पढ़ाने वाले बहुत जल्दी में थे, या फिर उनके डाउट को कभी सुना ही नहीं गया। 90% बच्चे प्रपोजिशन लगा के चले आते हैं और कहते हैं बड़ा आसान सा सवाल आया था, सिंस पूछा था कि सिंस क्या होता है, हमने तो बता दिया भैया सिंस तो प्रपोजिशन होता है। हालांकि वो गलत भी नहीं है क्योंकि सिंस प्रपोजिशन भी है, लेकिन वो ये भूल गए बेचारे कि सिंस प्रपोजिशन कब है और कब नहीं है। आप जानते हैं यहां तो ये किसके लिए लगा हुआ है? सीन के लिए लगा हुआ है। यहां पर ये क्या है? एडवर्ब है। तब जाके उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो बच्चों आप समझ गए इस टॉपिक का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वन बाई वन अब हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और देखो, मैं इनको कितना भी डिटेल में समझाता रहूं, आप इस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे।
इस लेवल पर पहुंचने के लिए हम कई सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर लगेंगे, लेकिन हम उस लेवल पर पहुंचेंगे जिस लेवल पर हम आज से पहले नहीं थे। ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा विश्वास रखो, ये मेरी गारंटी है। अब हम उस लेवल पर जाएंगे जिस लेवल पर जाने की हमने पहले कभी सोची ही नहीं थी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस नाउन के बारे में। आप जानते हैं कि जो नाउन है, हालांकि तो आप जूनियर क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हो, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी से आप पढ़ते चले आ रहे हो कि आखिर नाउन क्या होती है। हम कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल में डेफिनेशन से सारे नंबर आ जाया करते थे। आज हमें जो ये सारे टॉपिक जो पढ़ने हैं ना, वो पढ़ने हैं फंक्शन लेवल पर, कि किसका क्या फंक्शन होता है, किसका क्या रोल होता है, और उसी रोल के हिसाब से हम चीजों को देखेंगे। यानी थोड़ा सा जो हमने बचपन में सीखा है उससे थोड़ा सा हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम जाएंगे फंक्शन लेवल पर। तो हम देखते हैं नाउन क्या होता है। तो नाउन हमने कहा इट इज अ नेमिंग वर्ड। इट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया, जिसका भी नाम हो। क्या हो, नाम हो। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी सजीव, कोई भी निर्जीव दिखाई देती हो, दिखाई नहीं देती हो, महसूस होती हो, महसूस नहीं होती हो, हम जिसको छू सकते हैं, हम जिसको छू नहीं सकते, हम जिसके बारे में सोच सकते हैं और हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर हम उस चीज को किसी एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, अगर हम उस चीज को किसी एक नाम से जानते हैं, तो 100% वो चीज क्या होगी, नाउन होगी। हमारे लिए अब डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही है। धीरे धीरे करके हम इसको फंक्शन लेवल पे लेके जाएंगे। तो हमने क्या कहा भैया, नाउन क्या होता है। तो हमने कहा कि नाउन कुछ नहीं होता, अगर कोई भी चीज है जिसका कोई भी नाम है तो वही नाउन है, बस। जैसे मेरे हाथ में क्या है, तो आपको कहोगे सर आपके हाथ में डस्टर है, तो मैंने ये लिख दिया डस्टर। बिल्कुल बेसिक लेवल से, कोई हाई फाई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने कह दिया डस्टर। ये क्या है बच्चों, आप कहोगे सर ये तो मार्कर है, हमने लिख दिया मार्कर। मार्कर में क्या भरी है, पानी भरा है मार्कर में। आप कहोगे नहीं, क्या भरी है, इंक। तो ये कह दिया मैंने इंक। इंक को इंक ही कहते हो ना। आप कहोगे हाँ सर इंक को ही नहीं कहते हैं। हम किस पर लिख रहे हैं, आप कहोगे सर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। बच्चों ब्लैक बोर्ड नहीं है ये, है ना, कहने से ब्लैक बोर्ड ही निकलता है। इसको क्या कहते हैं, व्हाइट बोर्ड या शाइनिंग बोर्ड या मार्कर बोर्ड। तो हम कह देते हैं व्हाइट बोर्ड। क्या पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं। और क्या भैया, क्या पहना है मैंने, टी शर्ट पहना है। और क्या पहना है मैंने, ये देखो रिंग पहनी है। और देखो क्या पहना है, एक वॉच पहनी है सस्ती सी। ये देखो, ये तो वो सारी चीजें हो गई जो आपको दिखाई देती हैं, आप इनको छू भी सकते हो। अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचो जो आपको दिखाई भी ना देती हूं। जैसे मैंने कहा दोस्ती, क्या दोस्ती दिखती है क्या आपको, दोस्ती महसूस होती है। मैंने कहा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। बेईमानी, ईमानदारी, समझदारी, सच्चाई, झूठ। क्या झूठ दिखाई देता है,
क्या प्यार दिखाई देता है? हाँ दिखता होगा। और दुनिया भर की चीजें। प्यार नहीं दिखता भैया, महसूस होता है। फिर तो नफरत भी दिखती होगी। हाँ आज देखो मैं उसकी नफरत देख के आया हूं। अरे आप उसका गुस्सा देख के आए हो। देखो बच्चों, बहुत सिंपल, मेरे तरीके बहुत आसान है, सटीक तरीके हैं, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है मेरे पास। हाँ समझता हूं मैं चीजों को, किताबों से पढ़ता हूं, चीजों को समझता हूं, फिर आपके सामने वो तरीका लाने की कोशिश करता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। देखो ज्ञानवान बनने कोई नहीं बैठा है ना। मैं जानता हूं जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी उस दिन आप किताब को क्या, टीचर को भूल जाओगे। हाँ आप कहोगे हाँ था तो एक कोई, और किताबें पढ़ लो, अब इनकी शक्लें नहीं देखोगे जिनकी दम पे आपकी नौकरी लगी है। समझ रहे हो बात को? तो मैंने आपसे क्या कहा भाई, जो चीज आपको दिखे, डस्टर, मार्कर, इंक, व्हाइट बोर्ड, जिसका भी नाम हो, जिसका भी नाम हो। जैसे आजकल क्या फैल रहा है, कोरोना। तो कोरोना क्या हो गया, बीमारी का नाम। उसका टेस्ट कौन सा होता है, कोविड-19। तो कोविड-19 क्या हो गया, टेस्ट का नाम हो गया। तो सबके क्या है, ये नाम है, और इन्हीं को हमने क्या कह दिया, नाउन कह दिया। तो इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नाउन के। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नाउन के। ठीक है बच्चे, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, नाउन के हो गए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं ये नाउन के एग्जाम्पल है, इनमें से कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि जो उनका स्थान बदल जाए, प्लेस बदल जाए, और उनका स्थान और प्लेस बदलने से वो किसी और का भी काम करने लगे, लेकिन एटलीस्ट नाउन का काम तो वो करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इसकी पहचान। अब हम चलते हैं फंक्शन लेवल पर। किस लेवल पे बच्चों, फंक्शन लेवल पे। वही तो चीज है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फंक्शन लेवल पर। एक नाउन की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या लिखा हमने, आइडेंटिफिकेशन। देखो बच्चों, सबसे पहला टर्म हम जिसमें देखेंगे, जैसे हमने आपसे कहा सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सबसे पहला टर्म आपका यही हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों के ही प्लेस पर दो ही चीजें हैं जिनके होने की संभावना है। एक क्या, या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। या तो वो नाउन हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट यही हुआ। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी सेंटेंस में वर्ब, देखो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको ऑब्जेक्ट की क्लास में ले चुका हूं। वहां पर हमने ये जाना था कि जो व्हाट और हुम के रिप्लाई होते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, जो व्हाट और हुम के रिप्लाई होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जहां हमने देखा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शायद बेसिक क्लास 2 या 3 में डिस्कस किया होगा। बच्चों आप हर एक बेसिक क्लास को बहुत ध्यान से देखना, हर एक के अंदर बहुत छोटी छोटी बारीकियां छुपी हुई हैं जो आगे आपकी क्लास में काम में आने वाली हैं। तो आपने कहा कि, और ये जो वर्ब क्या होती है, वर्ब अपने एक्शन को क्या करती है, ट्रांसफर करती है ना। तो सब या तो नाउन होगा
सबसे पहले हमने क्या देखा, सब्जेक्ट की प्लेस पे या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर भी या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब छोटी सी डिस्कशन प्रोनाउन के बारे में। आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है? तो वो शब्द जो अभी हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे मैंने कह दिया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, यानी वो शब्द जो किसकी जगह लिखे जाते हैं? नाउन की प्लेस पर, नाउन के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी नाउन की जगह पर जो शब्द लिखे जाते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं? प्रोनाउन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे आप? सबसे पहला पॉइंट नाउन की पहचान के लिए वो क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। बच्चे प्रोनाउन तो आसानी से दिखाई देते हैं, वो ये होते हैं, ये किसी के नाम नहीं है। क्या आई किसी का नाम है? वी किसी का नाम है? सी किसी का नाम है? ये किसी के नाम नहीं होते, है ना? ये किसी के नेम नहीं होते, ये किसी के नेम नहीं होते, और ये नेम होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या बन सकते हैं? नाउन। एक एग्जांपल देखो, मैंने आपसे कहा रमन ईट्स अ मैंगो, एक और देखो, रमन ईट्स अ मैंगो, एक और रहा आई टीच रमन। तो आप कहोगे देखो ये रमन किसी का नाम होता है क्या? आप कहोगे हाँ नाम होता है, तो ये नाउन है। ये मैंगो किसी का नाम होता है क्या? मैंगो आम नाम है किसी का? हाँ, एक फल का नाम होता है, तो फिर ये भी नाउन है। और ये नाउन सब्जेक्ट बना हुआ है, ये नाउन ऑब्जेक्ट बना हुआ है। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आई क्या हो गया? तो आपने कहा सर आई तो प्रोनाउन होता है। आई क्या होता है? तो आई तो प्रोनाउन होता है। और यहां पे क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। टीच क्या हो गई? टीच आपकी वर्ब हो गई, जैसे ईट यहां वर्ब थी। किसको पढ़ाता हूं? रमन को पढ़ाता हूं, तो रमन क्या हो गया? रमन किसी का नाम है क्या? हाँ नाउन है। यहां नाउन किसका काम कर रही है? तो आपने कहा यहां नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि पढ़ाने का काम किसको हो रहा है? रमन को हो रहा है। इसका मतलब हमने क्या समझा कि वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो सबसे पहली तो हिंट, सबसे पहला आपका आइडेंटिफिकेशन यही हो गया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। अब आते हैं दूसरी बात पर। आइडेंटिफिकेशन सेकंड। आप जानते हैं आर्टिकल, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं आर्टिकल? जैसे ही आर्टिकल बोलते हैं एकदम एक सांस में निकलता है मुंह से ए एन द आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द। तो आप जानते हैं आर्टिकल का यूज भी किसके लिए किया जाता है? तो आर्टिकल का यूज भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए किया जाता है। यानी जो आर्टिकल ए एन द का यूज है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। यदि कहीं भी आपके ए एन द यूज हुए हैं तो उसके बाद 100%
उसके बाद 100% शब्द क्या होगा, क्या होगा आपका, नाउन होगा। जैसे जैसे हमने आपसे क्या कहा, आई एट अ मैंगो, तो आपने कहा ए क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आते हैं, नाउन, तो आपने आंखें बंद करके मैंगो को क्या कह दिया, नाउन। एक और एग्जांपल देखेंगे, द बॉल इज बीइंग रिपेयर्ड। कुछ भी एग्जांपल आ रहा है मन में, हम बताते जा रहे हैं। द बॉल इज बीइंग रिपेयर्ड, आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो देखो अब तो आपके मन में कई सारे तरीके आ गए। पहली बात तो ये वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले कौन लिखे जाते हैं, तो आपने कहा था साहब बॉल, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, और सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये प्रोनाउन तो है नहीं, एक तो ये चीज हो गई, एक तो यहां से साबित हो रहा है कि जो नाउन है। दूसरा, एक तो यहां से साबित हो रहा है ये नाउन है, दूसरा देखो ये क्या लगा है, आर्टिकल द, और आर्टिकल किसके लिए लगते हैं, नाउन के लिए लगते हैं, तो ये चीज भी साबित कर रही है कि ये क्या है, आपका नाउन है। एक एग्जांपल और देख लो, आपने कहा यू हैव एन एप्पल, तुम्हारे पास एक एप्पल है, तो आपने क्या कह दिया, ए एन क्या होता है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या लिखा जाता है, नाउन लिखा जाता है, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो दूसरी टर्म, दूसरा पहचान जो आपको हमेशा, दूसरी पहचान जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, वो क्या हुआ कि ए एन द आर्टिकल का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि इस नाउन के लिए इसका एडजेक्टिव यूज हो जाए, इस नाउन के लिए इसका एडजेक्टिव यूज हो जाए। एडजेक्टिव हो अच्छी बात है, नहीं हो अच्छी बात है, लेकिन नाउन का होना कंपलसरी है। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मैंने आपसे बोला यू आर अ स्मार्ट बॉय, और अब मैंने आपने बोला यू आर अ बॉय, तो आप एक बात को ध्यान से समझिए, बॉय क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, यहां भी बॉय क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, यहां भी बॉय नाउन हो गया, यहां भी बॉय नाउन हो गया, और ए क्या हो गया आपका, ए हो गया आर्टिकल, ए हो गया आपका आर्टिकल। अगर ए आर्टिकल हो गया आपका, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए कि आर्टिकल किसके लिए लगते हैं, नाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए लगते हैं, नाउन के लिए। बस प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे उसका एडजेक्टिव आ गया था, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आर्टिकल नाउन के लिए लगते हैं, आर्टिकल नाउन के लिए लगते हैं। आई बात समझ। अब हम चलते हैं तीसरी पहचान पर। हर एक पहचान आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी पहचान पर। देखो बच्चे, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव बने, क्या बने, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है सर, ये अभी बता रहे हैं क्या होता है। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाले। लगता है पानी बरस रहा है बाहर, लगता है पानी बरस रहा है बाहर, ठीक है, हम तो पढ़ते हैं। अधिकार बताने वाले, अधिकार बताने वाले, अधिकार बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे ये मेरा पेन है, जैसे आई से बना माय, यू से बना योर, वी से बना अवर, दे से बना देयर, ही से बना हिम, हिम होता है उसका ऑब्जेक्ट और हिज होता है पोजीशन। शी से बनता है हर, इट से बनता है इट्स। तो ये हो गए आपके प्रोनाउन।
और ये हो गए इनके पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ लिखे जाते हैं? नाउन के साथ लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, यू का योर हो गया, वी का अवर हो गया, दे का देयर, ही का हिज। यानी मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि इनको हमने क्या दिया है? अधिकार बताने वाले शब्द हैं। जैसे मैं अपनी कोई चीज को माई से बताऊंगा, तुम अपनी चीज को योर से, हम अपनी चीज को अवर से, ऐसी दे यानी वे लोग देयर से बताएंगे, कोई एक लड़का हिज से बताएगा, लड़की हर से, और नॉन लिविंग इट से। यानी इनको हम कभी अकेले यूज नहीं कर सकते। इनके साथ जो यूज होने वाला वर्ड होगा वो हमेशा ही हमेशा क्या होगा? क्या होगा बच्चे? नाउन होगा। अब नाउन होगा तो हम सीधा समझते हैं एग्जाम्पल्स को देखे। जैसे मैंने कहा यू हैव माई पेन, यू हैव माई पेन। तो अब देखो, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको समझ में आ गया ये माई क्या है? एडजेक्टिव है। माई एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये नाउन क्या हो गया? ये नाउन, ये पेन क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। एक और देख सकते हैं हम एग्जांपल्स, बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम एक एक करके क्या ये हटा देते हैं ना, ऊपर हम जगह कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को बहुत सरल तरीके से समझ पा रहे हो। लेकिन एक बात बिल्कुल है कि घर से पढ़ाने में वो मजा नहीं आता जो मजा क्लास में आता है। तो एक एग्जाम्पल हम और लिख सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा यू हैव माई पेन, एक और एग्जाम्पल लिखो, दे आर डूइंग देयर वर्क। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्क क्या है, तो क्या देयर इस कैटेगरी में आता है? आपने कहा देयर इस कैटेगरी में आता है। देयर क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। इसका मतलब 100% इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द क्या होगा? नाउन होगा। इसका मतलब वर्क क्या हो गया? नाउन हो गया। कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम, ही हैज डन हिज ड्यूटी। ही हैज डन हिज ड्यूटी। तो अब देखो, हिज क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। अगर हेड एडजेक्टिव हो गया, ये देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ड्यूटी क्या हो गया हमारा? ड्यूटी हो गया नाउन। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, द मशीन हैज लॉस्ट इट्स वे। द मशीन हैज लॉस्ट इट्स वे। तो आपको समझ में आ गया। ये देखो इट से लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ क्या आते हैं? नाउन। तो वे क्या हो गया? नाउन। तो देखो, ये आपको तीसरा तरीका मैंने बताया कि आप इस तरीके से भी नाउन को पहचान सकते हैं। पहला तरीका कौन सा था? सब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। फिर दूसरा तरीका क्या था? ए एंड द आर्टिकल, उनके बाद नाउन। तीसरा तरीका हमने क्या देखा? पॉजिटिव एडजेक्टिव की हेल्प से भी हम किसको पहचान सकते हैं? नाउन को। एक और देखते हैं, ठीक है। एक तरीका और देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन 4। देखो, ये आप ये मत किसी बुक में ढूंढने मत लग जाना, किसी बुक में ढूंढने मत लग जाना कि ये कहाँ है, ये तो हमें मिल ही नहीं रहे, है ना, ये तो हमें मिल ही नहीं रहे, ऐसा मत ढूंढने लग जाना। ये तो क्या है? अंदर से निकलने वाली चीजें हैं। आपको चीजें आसान लगनी चाहिए बस, ठीक है बच्चों। एक और तरीका देखो, अभी मेरे दिमाग में आ गया कि इस तरीके से भी हम नाउन को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने कहा अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस। क्या कहा हमने? अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस। इनका भी हम यूज क्यों करते हैं? तो इनका भी हम यूज करते हैं अधिकार बताने के लिए। किनके लिए? अधिकार बताने के लिए। यानी पोजीशन को बताने के लिए।
क्या बताने के लिए? पोजीशन को बताने के लिए। यानी इनके बाद भी जो शब्द जोड़ा जाएगा वो शब्द भी क्या होगा? वो शब्द भी क्या होगा? नाउन होगा। नहीं आई समझ में? अरे बोलो नहीं आई। नहीं आई तो आओ एग्जाम्पल देखते। ये देखिए आपके लिए एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल देख लो। माय ग्रैंडफादर my grandfather's health is better today। ये कोई भी एक सेंटेंस हमने लिख लिया। एक और देख सकते हैं, my son-in-law's salary is in 6 figure। is in 6 figure। तो मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए और आपसे कहा कि आप नाउन को पहचानिए और देखिए आप अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो शब्द होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है? हेल्थ। तो आंखें बंद करके हम कह सकते हैं जो हेल्थ शब्द है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस के बाद क्या आ रहा है? सैलरी। तो सैलरी शब्द क्या हो गया? तो सैलरी शब्द भी क्या हो गया? नाउन। तो ये आइडेंटिफिकेशन का कौन सा नंबर हो गया? 4th नंबर। तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद भी जो नाउन आता है उसको, अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो शब्द आएगा उस शब्द को हम किस कैटेगरी से पहचानेंगे? नाउन की कैटेगरी से। बात समझ में आया? अगले पे चलें? चलो ठीक है, अगले पे चलते हैं। आप बढ़िया से नोट्स बनाते चलना बच्चों। आप कितनी भी किताबें ढूंढोगे, कितना भी इंटरनेट ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पाओगे जो मैं अभी बता रहा हूं, बिलीव करो। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन नंबर 5। आइडेंटिफिकेशन नंबर 5, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक छोटा सा लॉजिक है और आप अगर उस लॉजिक को पकड़ गए तो आप एक तीर से 2 निशाने मार। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या लिखा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं अभी कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाना। क्या करना? दर्शाना। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी चीज को बताते हैं, जैसे ये मेरा पेन है, वो तुम्हारा पेन है। दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन। अगर मेरे पास एक नहीं 2 पेन होते तो मैं कहता दीज आर माई पेन। अगर ये दोनों पेन आपके होते तो कहता दोज आर योर पेन। तो ये जो 4 वर्ड हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। आप जानते हैं, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो दिस सिंगुलर होता है और उसी का प्लूरल दीज होता है। उसी तरीके से दैट भी सिंगुलर को बताता है और उसी का प्लूरल दोज होता है। यानी दिस का प्लूरल, दिस का बहुवचन दीज और दैट का बहुवचन दोज, ये इसका प्लूरल है। इनके बाद भी अगर कोई नाउन रखा जाएगा, इनके बाद भी जो शब्द रखा जाएगा वो शब्द क्या होगा? वो शब्द भी हमारा नाउन होगा। सर नहीं आया समझ में? तो आओ एग्जांपल्स। ये लो, हमने कहा दैट बॉय इज वेरी चार्मिंग। दैट बॉय इज वेरी चार्मिंग। दैट बॉय इज वेरी चार्मिंग। तो हम क्या समझे? ये देखिए आप, दैट बॉय, तो दैट कौन हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया
और हमें पता है दिस दैट दीज दोस के साथ जो शब्द लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो देखो आसानी से पकड़ में आ गया, बॉय क्या है, बॉय नाउन है। अब इसी को प्लूरल करके लिख दो, दीज बॉयज। अब ये आर हो जाएगा, वेरी चार्मिंग, वेरी चार्मिंग। तो आप देख सकते हैं दिस एडजेक्टिव हो गया, तो ये बॉयज क्या हो गए, नाउन हो गए, क्योंकि दिस दैट दीज दोस्त से क्या लिखा जाएगा, नाउन लिखा जाएगा। और देख सकते हैं मैंने आपसे कहा दैट पेन, तो पेन कौन हो गया, नाउन। अगर हमने लिख दिया दोज पेन्स, तो पेन्स क्या हो गया, नाउन। दैट सिंगुलर होता है इसलिए वो पेन लिखा जा रहा है, दोज प्लूरल होता है इसलिए वो पेन्स लिखा जा रहा है। लेकिन इनके साथ लिखने वाले शब्द होंगे क्या, हमेशा नाउन होंगे, क्योंकि ये कौन है, एडजेक्टिव है। और ये कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। हालांकि अगर आपको ये याद भी ना रहे ये कौन से एडजेक्टिव है, ये टीचिंग में पूछे जाते हैं ये कौन कौन से एडजेक्टिव के टाइप है। तो हमें क्या याद रखना है, आइडेंटिफिकेशन 5 में हमें ये याद रखना है कि दिस दैट दीज दोज, अगर ये हमें अकेले दिख गए तो हम क्या समझ जाते हैं, इनके साथ जो जुड़ा हुआ शब्द लिखा होगा वो शब्द क्या होगा, नाउन होगा, वो शब्द क्या होगा, नाउन होगा। अब देखो मैंने कहा था एक लॉजिक है यहां भी, अब उस लॉजिक पे चलते हैं। अब हम उस लॉजिक पर चलते हैं, ध्यान से समझना बच्चे। अगर मैं हम सेंटेंस केवल इतना लिख दें, दीज आर द बॉयज हु, दीज आर द बॉयज, या फिर इतना लिखने की क्या आवश्यकता है ज्यादा, दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर पेन्स। तो अब मुझे बच्चों बताओ इसमें नाउन कहां है। तो एक तो आपने कहा कि सर देखो योर है ना, एडजेक्टिव होता है, अगर एडजेक्टिव होता है तो ये नाउन हो गया, एक नाउन तो ये हो गया। अब हमने कहा आर क्या है, आर वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट। अब बच्चों मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा। अब बच्चों नाउन क्या होता है, तो नाउन होता है किसी का नाम। क्या दीज किसी का नाम होता है क्या, अगर दीज किसी का नाम होता तो हम कहते ए दीज जरा यहां आना। सुनने में अजीब लग रहा है क्योंकि वो दीज किसी का नाम है क्या, नहीं, दीज है किसी की जगह पर यूज किया गया नाम, इसका मतलब वो नाउन नहीं, क्या है, प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एक एग्जांपल से और देखो, that is my way, that is my way, वो मेरा तरीका है। जब हम कहते हैं ना भाई ये तो तेरा तरीका है, ये तो मेरा तरीका है, that is my way, वो मेरा तरीका है। तो आपने कहा ये देखिए that आ रहा है, ये वर्ब हो गई, वर्ब से पहले क्या लिखे जाते हैं, तो आपने कहा वर्ब से पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन हो गया। क्या दैट किसी का नाम है, नहीं, तो इसका मतलब वो प्रोनाउन हो गया। तो दूसरा लॉजिक क्या निकल के आ गया, तो बच्चे दूसरा लॉजिक निकल के क्या आ गया, अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो दूसरा लॉजिक निकल के ये आ जाता है कि जब ये अकेले हैं, जब ये शब्द अकेले आ जाएं, जब ये शब्द अकेले आ जाएं और या तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखे हों या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखे हों, तो वो क्या होंगे बच्चों, क्या होंगे, वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, जल्दी से बताइए, नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। अब भी अगर बातें समझ में नहीं आ पा रही हैं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। और बच्चे आप जानते हैं, बच्चे आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि नाउन किसी का नाम होता है और प्रोनाउन उन्हीं नाम की जगह यूज किए गए शब्द होते हैं।
यानी नाउन या प्रोनाउन के लगभग सारे फंक्शन कॉमन होते हैं। एक दो फंक्शन है जो कॉमन नहीं होते हैं, इनकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे जब हम सिलेबस में टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो आप मुझे बता दीजिए बच्चे, ये दिस, दैट, दीज, दोज अकेले आ रहे हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हैं। तो इसका मतलब क्या ये किसी के नाम है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? इसका मतलब ये हो गए प्रोनाउन। तो बात समझ में आ गई? आपने कहा सर बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब भी ये कैसे हो, जब भी ये हो अकेले, जब भी ये अकेले हो तब ये होते हैं प्रोनाउन। कब? सब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बात बताइएगा कहां पर नाउन है और कहां पर प्रोनाउन है। देखो बच्चों, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे बढ़िया प्यार से सीखते चलो, समझते चलो, यही मजबूती है। एक सेंटेंस देखो, आई कॉल्ड दैट बॉय ट्वाइस इन अ डे। इन अ डे। अब आप मुझे बताएंगे कि कितने नाउन है और कितने प्रोनाउन है। कितने नाउन है और कितने प्रोनाउन है। बच्चे, हमने नाउन और प्रोनाउन पर चर्चा कर ली है। आप मुझे बताइए कितने नाउन है और कितने प्रोनाउन है। जल्दी से देखिए कितने नाउन है और कितने प्रोनाउन है। एक एक एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं। हमने जितना सीखा है उतना ही दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओगे गलत कर लोगे। सबसे पहली हिंट, ए क्या होता है? तो आपने कहा सर ए तो आर्टिकल होता है। आर्टिकल के साथ क्या लिखा जाता है? नाउन। तो एक तो हमें पता चल गया डे क्या है? नाउन। दूसरी बात, दिस दैट अकेला है क्या? अकेला नहीं है, वो एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब बॉय क्या हो गया? नाउन। सॉरी, एक नाउन ये मिला, एक नाउन ये मिला। उसके बाद बच्चा बच्चा जानता है आई क्या होता है? तो आई होता है प्रोनाउन। इसका मतलब प्रोनाउन कितने थे? एक था, उसका नाम था आई। और नाउन कितने थे? नाउन थे दो, पहला है बॉय और दूसरा है डे। अब आप कह रहे हो कि सर कोल्ड भी बता दो, ट्वाइस भी बता दो, इन भी बता दो। तो बच्चों, बताने को तो मैं अभी सब बता दूं, बताने को तो मैं अभी बता दूं, लेकिन वो मजा नहीं आएगा फिर बच्चों को जिनको ये नहीं पता ना। देखो, जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना पकड़ में आना चाहिए। अब मैं उन लोगों के लिए बात कर लेता हूं जिन्हें जिनको ये पता था। तो देखो, मैं आपको बात करता हूं, कॉल क्या है? वर्ब। और आप जानते हो आपने क्या किया है? कॉल किया है। कॉल कितनी बार किया है? तो कॉल किया है आपने 2 बार। तो वर्ब के लिए लगने वाले शब्द होते हैं एडवर्ब। ये उनके लिए था जिनको कुछ आता है और वो अपने आप को चेक करना चाह रहे थे। बात बाकी हम जैसे लोगों के लिए तो क्या था? हम जैसों के लिए तो यही था कि 2 नाउन थे और एक प्रोनाउन था। और इन क्या होता है? तो बच्चा कोचा, इन ये प्रीपोजिशन होता है। हो गए सवाल? हो गए अच्छे से? एक और सवाल? ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। पकड़ में आना चाहिए कहां नाउन है कहां प्रोनाउन है। चलिए कोई एक अच्छा सा सेंटेंस देखते हैं। These students are sitting
इन द क्लासरूम। पहला सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखो, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। चलिए, दो सेंटेंस हो गए आपके पास, तो पता कीजिए इसमें कितने नाउन हैं और पता कीजिए इसमें कितने नाउन हैं। और जब आप पता कर लें तो बढ़िया से उनको बताएं कि वो कहां कहां हैं। आप पता कर लें तो आप बढ़िया से बताएं कि वो कहां कहां हैं। बच्चे, हम ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेंगे, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और इतने हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे कि आप भी कहोगे कि सर अब तो बस करो। चलिए बच्चे, मुझे पता है आपने पता कर लिया है, तो देखते हैं। दीज आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव किसके लिए लिखे जाते हैं? नाउन के लिए लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? नाउन हो गया। आर सिटिंग क्या हो गई? तो आर सिटिंग हो गई आपकी वर्ब। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। इन क्या हो गया? तो इन हो गया आपका प्रीपोजिशन। द क्या हो गया? आपने कहा द आर्टिकल। अगर द आर्टिकल है तो क्लासरूम क्या हो गया? नाउन। क्या पता करना था हमको? तो हमें पता करना था नाउन। तो हमें पता चल गया कि कितने नाउन थे। तो जवाब आया कि नाउन थे दो। पहला था स्टूडेंट और दूसरा है क्लासरूम। ये नाउन क्यों है? क्योंकि ये दीज के बाद आया। ये नाउन क्यों है? ये दा के बाद आया। आई बात समझ में बच्चों? अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कहा है? तो आपने कहा कैन नॉट लिव। ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, हालांकि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, जिसको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। चलो मैं और अच्छे से लिख देता हूं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, ये आपकी मॉडल वर्ब हो गई। जो जानते हैं ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, ये नेगेटिव करने के लिए वर्ड लगाया गया है। हालांकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ये नॉट भी क्या होता है। नॉट नेगेटिव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये हो गई आपकी, हालांकि इसको भी एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नॉट करने के लिए, नॉट जो होता है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। ठीक है, एडवर्ब क्यों है? क्योंकि वो वर्ब को नेगेटिव कर रहा है। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो आप। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्यों कह सकते हो? क्योंकि वो लिव मेन वर्ब के लिए लगी है। ठीक है, अब बच्चे विदाउट क्या है? अब जिनको पता है विदाउट क्या है, देखो अगर उनको नहीं भी पता तो वो ये जानते हैं पानी तो पानी होता है। छोटा बच्चा भी पानी को पानी कहेगा। अगर इस ग्लास में सपोज करो ये बोतल है, तो इस बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है? तो आप कहोगे बोतल के अंदर पानी है। क्या कोई ये कह सकता है इसमें चाय भरी है? क्या ये कह सकता है इसमें कोई कॉफी भरी है? नहीं, आप क्या कहोगे? इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ है। तो पानी को तो पानी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब वाटर क्या हो गया? वाटर हो गया हमारा नाउन। ठीक है, अगर थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं तो विदाउट होती है प्रीपोजिशन। क्या होती है? प्रीपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? नाउन प्रोनाउन। प्रपोजिशन के बाद भी क्या लिखा जाता है? नाउन या प्रोनाउन। और आप जानते हैं पानी एक नाउन है। सेम यहां पर भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। प्रपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? नाउन या प्रोनाउन। अगर प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है तो क्लासरूम क्या है? नाम है। एक इस तरीके का रूम जो क्लासरूम होता है वो नाम है। तो ये भी क्या है? नाउन है। ये भी क्या है? नाउन है। बच्चे कितने नाउन मिले हमको? और एक ये आदमी तो आदमी होता है ना, एक नाउन ये आदमी को बच्चा थोड़ी कह सकते हैं। तो हमें कितने नाउन मिले? एक और एक, दो। तो यहां पर भी कितने नाउन मिले? दो नाउन मिले। पहला क्या कौन मिला? मैन। और दूसरा कौन मिला? वाटर।
बात समझ में आई? यहां से आप देखो एक चीज और सीख गए, हालांकि मैं अभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप तो सीख ही गए, आप तो होशियार हो, कि प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आता है हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रपोजिशन के बाद जो भी शब्द लिखा जाता है हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट अभी हमने बताया, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इस बात को आप बढ़िया से समझ के रख लें। कोई भी प्रपोजिशन हो, इन, ऑन, आउट, है ना, कोई भी प्रपोजिशन हो, इन, ऑन, आउट, विदाउट, विद, है ना, हम इनके बाद जो भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या दूसरी लैंग्वेज में या सारा आसान शब्दों में कहें तो प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन रखी जाती है या प्रोनाउन। तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 6 बन गया कि नहीं बन गया? आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 6 बन गया कि नहीं बन गया? कि या तो नाउन रखा जाएगा या प्रोनाउन। किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। नोट कर रहे हैं? अगर कुछ आपका छूट जाता है तो आप स्क्रीनशॉट लिया करें या वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर आप उसको देखा करें। ठीक है, एक हम लास्ट आइडेंटिफिकेशन का ले रहे हैं पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 आपसे क्या कहता है? तो पॉइंट नंबर 6 आपसे यह कहता है कि यदि कोई प्रीपोजिशन मिले, क्या मिले? प्रीपोजिशन मिले, और यदि प्रपोजिशन आपको मिल गया है तो प्रपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं? उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि हमें कोई प्रपोजिशन मिले, प्रपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं? उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। डिटेल में देखते हैं। अच्छा, प्रपोजिशन क्या होते हैं? देखो, आपका जो इन हो गया, प्रपोजिशन का मतलब रिलेटिंग वर्ड, ये रिलेट करते हैं। इन, ऑन, आउट, अप, डाउन, बिलो, अंडर, थ्रू, ठीक है, एट, बिहाइंड, बिहाइंड हो गया आपका, बिसाइड, बिसाइड्स, अमंग, बिटवीन, अमंगस्ट, बोर्ड भर जाएगा पूरा, है ना। ये सब क्या होते हैं? ईटीसी लिख दिया है। ये सब होते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या ऑब्जेक्ट या तो प्रोनाउन होगा। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने कहा दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे। दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, मतलब वो क्या रखते हैं? वो व्रत रखते हैं। फास्ट मतलब व्रत रखना। वो क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं। और कब रखते हैं? मंडे को रखते हैं। तो अब आपसे बच्चों सवाल पूछा जाए, बताइए इसमें कितने नाउन हैं और कितने प्रोनाउन हैं? क्या अब कोई परेशानी है? क्या अब कोई परेशानी है? आप कहोगे सर कोई परेशानी नहीं है। पहला नाउन, ये देखिए ए क्या होता है? तो आप कहोगे ए होता है आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या लिखे जाते हैं? आप कहोगे नाउन। ऑन क्या होता है? तो ऑन होता है प्रीपोजिशन। ये देखिए ऑन क्या होता है? प्रीपोजिशन।
इनके बाद भी क्या रखते हैं हम, नाउन या प्रोनाउन रखते हैं। मंडे तो नाम है तो क्या हो गया, नाउन। और दे क्या है, दे प्रोनाउन हो गया। तो इसका मतलब कितने नाउन है, जवाब आया साहब 2 नाउन है, एक फास्ट है और एक मंडे है। कितने प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कितने हैं बच्चे, एक प्रोनाउन है और उस प्रोनाउन का नाम क्या है, दे। क्या बच गया, कीप हो गई आपकी वर्ब। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपने पूरा सेंटेंस एनालिसिस कर लिया है। दे प्रोनाउन, कीप वर्ब, ए आर्टिकल, फास्ट नाउन, ऑन प्रीपोजिशन, मंडे नाउन। क्या आपने पूरे सेंटेंस का डीएनए कर डाला, एनालिसिस कर डाली। आज का एक आखिरी सेंटेंस, आज का एक आखिरी सेंटेंस आसान ले लेते हैं, ठीक है। ही switched off the fan. He switched off the fan. ठीक है, तो पता करें कितने नाउन है कितने प्रोनाउन है। अब तो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, जल्दी से पता चल जाएगा। ये देखो, ये मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर OF और OFF ये दोनों भी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखो लिखा, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन हो गया। दा क्या है, आर्टिकल हो गया। अगर आर्टिकल हो गया तो फैन क्या हो, नाउन हो गया। स्विच्ड क्या हो गया, स्विच ऑफ करने का मतलब बंद करना है ना। स्विच ऑफ करने का मतलब क्या हो गया, बंद करना। ये क्या हो गई, वर्ब, और ही क्या हो गया, प्रोनाउन। क्या बात समझ में आ रही है, क्या आप पूरे सेंटेंस को देख पा रहे हैं। तो कितने प्रोनाउन थे, तो एक प्रोनाउन था, कौन सा, ही, और एक नाउन था, क्या था, फैन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप नाउन प्रोनाउन को पहचानना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, लगता है काफी देर हो गई है। अगली क्लास में हम इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों अब आप समझ रहे हो, अब आप अपने कंपटीशन की दुनिया के बिल्कुल आसपास पहुंच गए हो। धीरे धीरे करके हम आपको ऐसे ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स में आपको दूंगा कि आपका मन खुश हो जाएगा और आप सेंटेंस को देखते ही बता देंगे कि सर ये तो नाउन था, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। मुझे पता है पार्ट ऑफ स्पीच के लिए एक क्लास नहीं, लगभग 3 क्लास की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। ये क्लास 1 हो गई, इसके बाद कल की क्लास का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, फिर उसके एक दिन बाद की क्लास का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लगभग 10 बेसिक की क्लास आपकी हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, टीचिंग में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में प्रॉब्लम, कंटेंट में प्रॉब्लम, या आपकी कोई स्पेशली डिमांड है। स्पेशल डिमांड का मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है ना। हाँ, अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप हमें वो भी बताइए कि सर ये करवा दीजिए, ये प्रैक्टिस करवा दीजिए। वोकैब के सेशन और प्रीवियस पेपर्स ये मेरे दिमाग में है, ये दोनों चीजें मेरे दिमाग में हैं। बस मैं ये थोड़ा सा ये सोच रहा था कि पहले अपना बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। ये अब 2 क्लास में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों जो बेसिक्स के लेक्चर है ना वो जान है इंग्लिश की। ठीक है बच्चों, मेहनत से पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है बच्चों, शेयर करते हो आप, कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बच्ची का कमेंट आया था, मैंने पढ़ा और इतना अच्छा लगता है ऐसा कमेंट पढ़ के। उस बच्ची ने कहा कि सर आप हमें कुछ नया दे रहे हैं, है ना। कुछ व्हाट्सएप पर भी आते हैं तो एक अलग सा ही मोटिवेशन आ जाता है, लगता है कि बच्चों के काम की बात चल रही है। और देखो, किसी से किसी की तारीफ आसानी से नहीं कराई जा सकती, और अगर कोई तारीफ कर रहा है तो कुछ तो बात है। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, एक नए अलग ही लेवल पर।
ठीक है बच्चों, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करो और बढ़िया बढ़िया खाना खाओ। ठीक है बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।